સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। त्रिलोचन की कविताएं। त्रिलोचन का समय 1917 से 2007 है। त्रिलोचन के माता पिता का दिया हुआ नाम वासुदेव और उनके संस्कृत गुरु का दिया हुआ नाम त्रिलोचन था। त्रिलोचन नागार्जुन की तरह बहुत सारे अर्थ कष्टों से गुजरे। नागार्जुन की तरह ही वे घुमक्कड़, फक्कड़ और अपने परिवार के प्रति एकदम लापरवाह व्यक्ति थे। जब हिंदी की प्रगतिशील कविता की बात आती है तो नागार्जुन, केदार और त्रिलोचन तीन की त्रयी बनती है। इन तीनों कवियों को एक खाते में रखने के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि ये तीनों कवि के काव्य की जो जमीन है वह एक है। तीनों कवियों की काव्य दृष्टि और जीवन दृष्टि एक है। तीनों कवियों के काव्य का उद्देश्य एक है। तीनों प्रगतिशील चेतना के कवि हैं। इन तीनों कवियों में शोषण विरोधी चेतना दिखाई देती है और तीनों जनपदीय और ग्राम्य चेतना के कवि हैं। इन तीनों कवियों में हिंदी की प्रगतिशील कविता की शक्ति और सीमा सुरक्षित है। हिंदी कविता का इतिहास जब लिखा जाएगा तो इन तीनों कवियों को नज़रअंदाज करके नहीं लिखा जाएगा। तो ये बहुत सारी समानताएं हैं जो इन तीन कवियों को एक खेमे में या एक खाते में रखने के लिए आलोचकों को मजबूर करती हैं। त्रिलोचन के 13 काव्य संग्रह हैं। उनका पहला काव्य संग्रह है धरती, जो 1945 में प्रकाशित हुआ। उस जनपद का कवि हूँ, गुलाब और बुलबुल, फूल नाम है एक, तुम्हें सौंपता हूँ, अर्घान, अमोला इत्यादि उनके काव्य संग्रह हैं। त्रिलोचन की कविता का प्रेरणा स्रोत वर्तमान है, अतीत नहीं। उनके काव्य की अंतर वस्तु वर्तमान जीवन की विद्रूपता, राजनीति का सर्वग्रासी चरित्र, उसका विद्रूप रूप, प्रकृति, प्रेम आदि उनकी कविता की विषय वस्तु हैं। त्रिलोचन का जो पहला काव्य संग्रह है, इसकी समीक्षा, धरती की समीक्षा 1946 में 45 में प्रकाशित हुआ और 46 में मुक्तिबोध ने इसकी पहली समीक्षा लिखी, जो हंस के किसी अंक में 1946 में ही प्रकाशित हुई। इसमें त्रिलोचन अपनी पूरी रचनाशीलता का घोषणा पत्र लेकर आते हैं। एक तरह से उनके पूरे काव्य संग्रहों का ये ट्रेलर है। कहने का मतलब यह कि धरती काव्य में त्रिलोचन जिन विशेषताओं को लेकर आते हैं, वे जिन प्रवृत्तियों को लेकर आते हैं, उनकी पूरी रचनाशीलता में बरकरार रहती है। इसलिए यह पृष्ठभूमि के तौर पर या उनकी पूरी रचनाशीलता के घोषणा पत्र के रूप में हम इस धरती काव्य संग्रह को जानते हैं। त्रिलोचन की प्रतिबद्धता पर हम थोड़ी चर्चा कर लें, क्योंकि त्रिलोचन प्रतिबद्ध कवि हैं या नहीं, इस पर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं, प्रगतिशील कवियों पर खास रूप से। तो त्रिलोचन ने प्रतिबद्धता के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। पहली बात तो यह है कि त्रिलोचन मानते हैं कि प्रतिबद्धता समय की एक सर्वव्यापक सच्चाई है, यानी यह ऐसी सच्चाई है जिससे हर प्रगतिशील कवि को गुजरना पड़ता है। दूसरी बात कहते हैं कि प्रतिबद्धता कार्यबद्धता नहीं है, यानी प्रतिबद्धता कार्यबद्धता इसलिए नहीं है कि हम कोई कार्य जब विशेष तन्मय होकर करते हैं, समय से करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रतिबद्ध हैं। प्रतिबद्ध हम तभी हो सकते हैं जबकि हमारे विचारों के प्रति एक
ईमानदारी हो। त्रिलोचन यही बात कहते हैं। त्रिलोचन तीसरी बात कहते हैं कि यदि प्रतिबद्धता नहीं है किसी लेखक में तो वह लिख कैसे सकता है। यानी लेखक के लिए प्रतिबद्ध होना या उसके भीतर प्रतिबद्धता होना, वैचारिक ईमानदारी होना नितांत आवश्यक है। अगली बात जो त्रिलोचन कहते हैं वो ये कि रचनाकार जो अपने अनुभवों को रचना में चित्रित करता है तो जब तक उसके पास वैचारिक प्रतिबद्धता न हो तब तक अपने अनुभवों को वह कलात्मक रूप नहीं दे सकता। तो यह प्रतिबद्धता हर रचनाकार के लिए आवश्यक है, चाहे वह आधुनिक युग का हो या उससे पहले का हो, लेकिन अगर उसे प्रगतिशील होना है तो उसे प्रतिबद्ध होना चाहिए। और प्रतिबद्धता का मतलब है विचारों के प्रति ईमानदारी। जो अंतिम बात प्रतिबद्धता के बारे में कहते हैं त्रिलोचन और मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में, तो उनका कहना है कि मार्क्सवाद कोई स्थिर विचारधारा नहीं है, यानी वह एक गतिशील है, डायनामिक है। युग के अनुसार हम उसकी नई व्याख्या करते हैं, युग के अनुसार हम उसकी व्याख्या करके अपने युग के अनुकूल उसकी प्रासंगिकता को रेखांकित करते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मार्क्सवाद के बारे में त्रिलोचन का कहना वो ये है कि विश्व कल्याण के लिए यह सर्वश्रेष्ठ विचारधारा है। यानी विश्व कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ विचारधारा इसलिए कि यह संसार को या समाज को, व्यवस्था को बदलने की बात कहती है। इसलिए त्रिलोचन इस प्रतिबद्धता को मार्क्सवाद से जोड़ते हैं और ये सही भी है और मार्क्सवादी विचारधारा से वो प्रभावित हैं। लेकिन त्रिलोचन ने शमशेर की तरह मार्क्सवाद का जो स्थूल रूप है उसको नहीं लिया है। उन्होंने मार्क्सवाद के एसेंस को लिया है, मार्क्सवाद के सत्य को लिया है। इसलिए उनमें मार्क्सिज्म अगर खोजना होगा, मार्क्सवादी विचारधारा अगर खोजनी होगी तो स्थूल रूप से हम नहीं उसको देख सकते, या सतह पर उतराती हुई वह विचारधारा नहीं है जिसे हम त्रिलोचन की कविता में आसानी से देख सकें, बल्कि उसके लिए गहराई में उतरना होगा। और तब हम जान पाएंगे कि त्रिलोचन एक प्रतिबद्ध कवि हैं और मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति विशेष आग्रह रखने वाले कवि हैं। तो उनका जो पहला काव्य संग्रह धरती जो 1945 में प्रकाशित हुआ और समीक्षा मुक्तिबोध ने पहली बार 1946 में लिखी, जो हंस पत्रिका में 1946 के ही किसी अंक में प्रकाशित हुई। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि यह त्रिलोचन की पूरी रचनाशीलता का यह घोषणा पत्र है। एक प्रगतिशील कवि सबसे पहले धरती से जुड़ता है, धरती के गीत गाता है और इसी संसार को वह वास्तविक मानता है। वह किसी परोक्ष सत्ता को महत्व नहीं देता। त्रिलोचन में हमें यही विशेषता दिखाई देती है कि वो सबसे पहले धरती से जुड़ते हैं, धरती से जुड़ाव को अपने काव्य का प्रमुख आधार मानते हैं और इसमें वो घोषणा करते हैं कि मुझमें जीवन की लय जागी, मैं धरती का हूँ अनुरागी, जड़ी भूत करती थी मुझको वह संपूर्ण निराशा त्यागी। यहाँ पर आप देखें कि मुझमें जीवन की लय जागी, बहुत क्लियर है कि जीवन के प्रति आकर्षण, यहाँ पर जीवन से पलायन नहीं, यह त्रिलोचन का जीवन दर्शन है, यह उनकी काव्य प्रवृत्ति है। मुझमें जीवन की लय जागी, मैं धरती का हूँ अनुरागी, बहुत साफ है, व्याख्या की जरूरत नहीं है। और जड़ी भूत करती थी मुझको वह संपूर्ण निराशा त्यागी। यह देखने की बात है, यह समझने की बात है कि जो निराशा, एक तो राजनीतिक निराशा थी ही, आर्थिक निराशा थी ही, लेकिन छायावाद में जो निराशा थी वह एक सीमा तक तो सर्जनात्मक निराशा थी, जो वेदना थी एक सीमा तक सर्जनात्मक थी, लेकिन एक सीमा के बाद वह निगेटिवनेस को जन्म देती थी। तो प्रयोगवाद में भी यह निराशा थी। तो त्रिलोचन ने कहा कि जो निराशा मुझे जड़ीभूत करती थी, दुनिया को जड़ीभूत करती थी, उस निराशा का मैंने त्याग किया। यह निराशा नई कविता में भी थी, छायावाद में भी थी और प्रयोगवाद में भी थी। त्रिलोचन ने इन सभी आंदोलनों को देखा
और उसमें जो निराशा थी उसका परित्याग किया, क्योंकि निराशा एक सीमा तक ही, थोड़े समय के लिए अगर है तो वह सृजनात्मक हो सकती है, बाकी वह निगेटिवनेस को जन्म देती है। और इसलिए त्रिलोचन ने उसका पूरा परित्याग किया। और यही कारण है कि केदारनाथ सिंह ने त्रिलोचन की कविता को एक प्रति कविता कहा है। यह प्रति कविता कि छायावाद, प्रयोगवाद और नई कविता में जो निराशा थी उसके समानांतर, उसके बरक्स इन्होंने उसके विरोध की कविता लिखी। और इसलिए यह एक प्रति कविता का उदाहरण है त्रिलोचन की कविता। यह जो काव्य संग्रह है धरती, इसमें इसका क्षेत्र बड़ा व्यापक है, इसकी प्रवृत्तियां बड़ी व्यापक है, इसकी विषय वस्तु बड़ी व्यापक है। और मुक्तिबोध कहते हैं कि मुझे कहने दीजिए, धरती काव्य संग्रह से यदि संघर्ष भाग को निकाल दिया जाए तो जो काव्य बचता है वह लंगड़ा होगा, वह पंगु होगा। तात्पर्य यह कि इस काव्य संग्रह में त्रिलोचन ने संघर्ष को विशेष महत्व दिया है और ये संघर्ष की कविता है। कहीं पर त्रिलोचन का आत्म संघर्ष दिखाई देता है और कहीं पर जीवन का संघर्ष है, बाहरी संघर्ष है, किसानों का संघर्ष है, मजदूरों का संघर्ष है। इसलिए इस काव्य की जो मूलवर्ती चेतना है, जो मूलवर्ती विशेषता है, वह है संघर्ष, संघर्ष धर्मिता। और मार्क्स ने भी द्वंद्व को विशेष महत्व दिया है, द्वंद्वात्मकता को विशेष महत्व दिया है, वह इस काव्य संग्रह में दिखाई देती है। धरती काव्य संग्रह में त्रिलोचन ने श्रम के गीत गाए हैं, श्रमशीलता पर इन्होंने लिखा है और बहुत सारी कविताएं श्रमशीलता पर है और श्रम के गौरव की स्थापना इसमें की गई है। विश्व साहित्य में श्रम का पहला चितेरा गोरकी को माना जाता है। हिंदी कथा साहित्य में पहला चितेरा प्रेमचंद को माना जाता है, श्रम का पहला चितेरा। और प्रगतिशील कविता में नागार्जुन, केदार, त्रिलोचन तथा अन्य प्रगतिशील कवियों को हम ले सकते हैं जिन्होंने श्रम का चित्रण किया है और श्रम के गौरव की स्थापना की है। त्रिलोचन की ये कविता है, सुख दुख में दोनों प्राणी दे रहे खेत में पानी, इसी धरती काव्य संग्रह में है, जिसमें श्रम का गौरव है। एक किसान दंपत्ति अपने खेत को सींच रहा है, पसीने से लथपथ है, पसीने को हाथ से पोंछ लेता है और एक दूसरे से नज़र मिलाकर, मुस्कुराकर और प्रेम से ऊर्जा प्राप्त करके वह फिर से अपने काम में लीन हो जाता है। यहाँ त्रिलोचन ने दिखाया है कि किसान दंपत्ति किस तरह से प्रकृति के खुले प्रांगण में या प्रकृति के खुले रंगमंच पर प्रेम का सहज इजहार करता है। वहाँ पर कोई बनावटीपन नहीं है। उन्होंने कर्म सौंदर्य को प्रेम सौंदर्य के साथ जोड़ दिया है और श्रम के गौरव की स्थापना की है, डिग्निटी ऑफ लेबर की स्थापना की है। ये सभी प्रगतिशील कवियों में हम देख सकते हैं और यही विशेषता है जो उन्हें गैर प्रगतिशील कवियों से अलग करती है। तो त्रिलोचन ने प्रकृति के खुले रंगमंच पर एक सर्वहारा के, एक किसान दंपत्ति के प्रेम को जो चित्रित किया है, इस प्रेम की समता एक बुर्जुआ का प्रेम नहीं कर सकता, जो या तो कटे छटे कृत्रिम लानों में संपन्न होता है या बंद गाड़ियों के अंधेरे में संपन्न होता है। तो यहाँ पर त्रिलोचन ने प्रेम सौंदर्य के साथ कर्म सौंदर्य को जोड़ दिया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह विरल कल्पना है त्रिलोचन की। उस जनपद का कवि हूँ में त्रिलोचन अपना परिचय देते हैं कि उस जनपद का कवि हूँ जो भूखा है, दुखा है, नंगा है, अनजान है, कला नहीं जानता। यह पक्ष धरता है। सभी प्रगतिशील कवि समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों के साथ अपनी पक्षधरता दिखाता है।
नागार्जुन भी कहते हैं कि इतर साधारण जनों से अलहदा होकर रहो मत, पक्षधर की भूमिका धारण करो, विजयनी जनवाहिनी का पक्षधर होना पड़ेगा। अगर तुम निर्माण करना चाहते हो, शीर्ण संस्कृति को सप्राण करना चाहते हो। यही त्रिलोचन भी कहते हैं कि मैं उस जनपद का कवि हूँ जो भूखा है, दुखा है, जो नंगा है, अनजान है, कला नहीं जानता। यहाँ कला नहीं जानता का मतलब है कि जो चतुराई नहीं जानता, वो दिखावा नहीं जानता, जो सहज है, सरल है अपने व्यवहारों में, अपने जीवन में, तो अपनी पक्षधरता त्रिलोचन उसके साथ दिखाते हैं जो एक प्रतिबद्ध कवि का लक्षण है। त्रिलोचन की कविता में राजनीतिक अंतर्विरोधों की गहरी पहचान है। हर प्रगतिशील कवि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अंतर्विरोधों को देखता है, अंतर्विरोधों की पहचान करता है, क्योंकि सृष्टि मात्र में, हर व्यक्ति में, हर समाज में, हर व्यवस्था में यह अंतर्विरोध सर्वव्यापी होता है, जिसे मार्क्स ने रेखांकित किया है। तो त्रिलोचन राजनीतिक अंतर्विरोध के क्रम में वे आज़ादी के अंतर्विरोध को दिखाते हैं और एक अर्थशास्त्री की तरह यह कहते हैं कि आर्थिक आज़ादी के बिना राजनीतिक आज़ादी का कोई मायने नहीं है। नई कविता में जो व्यक्ति स्वातंत्र्य की बात की गई थी, उसका मुक्तिबोध भी खंडन करते हैं और यह कहते हैं कि क्या व्यक्ति स्वातंत्र्य का अर्थ आर्थिक स्वातंत्र्य नहीं हो सकता? यानी किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का आर्थिक कष्ट जब नहीं होगा तब हम कहेंगे कि वह स्वतंत्र है। और वही बात त्रिलोचन भी दोहराते हैं और कहते हैं कि आर्थिक आज़ादी के बिना राजनीतिक आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। उनकी पंक्ति है, हम स्वतंत्र कहाँ अगर खाने को